Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the aspects of the recommendations coming out of an task force particularly focusing on gaming, animation and VFX. और जिसके रिकमेंडेशन में वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन इज द क्रिएट इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि ये टास्क फोर्स क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था और इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे. एंड देन वी विल बी फोकसिंग ऑन द क्रिएट इन इंडिया रिकमेंडेशन और कहां पर कितने एक्सप्लोरेशन के लिए किया थ्रेशोल्ड है, दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on the aspects of DNT, that is the denotified, nomadic and semi-nomadic tribes. So यहाँ पर बात करेंगे DNTs के बारे में, उनके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, उन्हें सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं. All those things we will be seeing in our second article. The third article is regarding the aspects of NCPCR. So यहाँ पर बात करेंगे what is this NCPCR, कैसे वो चिल्ड्रंस के राइट्स को सेफगार्ड करते हैं, कैसे वो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या पावर्स हैं इनके पास, कैसे कैसे मैंडेट्स हैं इनके पास. All those things we will be seeing in our third article. The fourth article is on a recommendation or particularly a comment coming out of the Sanyal, which is a member of the PM Economic Advisory Committee. So यहाँ पर बात करेंगे what is this PM Economic Advisory Committee, इसके क्या क्या features हैं, who is this personality जिन्होंने ये interesting comment दिया है. Now even though this comment is political in perspective, but we won't be touching the political aspect and we'll be looking on those aspects जो कि UPSC के लिए important है, which is the basic nuances of PMEAC in our fourth article. And as usual, the fifth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of recommendations जो कि AVGC committee के लिए बनाया गया था. So first let's start with the basics itself. So, what is this AVGC? AVGC is an abbreviation of animation, visual effects, gaming and comics. So, इन चारों areas को मिलाकर आप कहते हैं AVGC, which has been increasingly demanding and increasingly potential या explorable area. और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 2022 के बजट स्पीच में they have particularly mentioned that India would be creating such a task force ताकि एवीजीसी के जो पोटेंशियल है उसे हम लोग एक्सप्लोर कर पाए और इंडिया जो है एक ग्लोबल पावर बन पाए. और इसी अनाउंसमेंट के बेसिस पर एवीजीसी टास्क फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री अपूर्व चंद्रा, ताकि हम लोग रियलाइज कर पाए फुल पोटेंशियल ऑफ द एवीजीसी सेक्टर. अब ये जो टास्क फोर्स है, इस टास्क फोर्स के कुछ स्पेसिफिक एम्स थे. द फर्स्ट एम कि हम लोग कैसे एक थ्रस्ट दे पाए फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर. इंडिया इवन दो हैज बीन वेरी गुड इन परफॉर्मेंस इन द सेक्टर, बट एक थ्रस्ट की जरूरत है और वो थ्रस्ट हम लोग कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर द टास्क फोर्स. सेकेंड क्वेश्चन कि हम क्या स्टैंडर्ड्स यहां पर ला सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द एवीजीसी एजुकेशन. जब आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करना है, यू शुड हैव बी हैविंग द मैन पावर, यू शुड बी हैविंग द एक्सपर्टीज. और मैन पावर और एक्सपर्टीज को उन्हें ट्रेन करना जरूरी है और उन्हें ट्रेन करने के लिए एजुकेशन में, करिकुलम में एवीजीसी का एस्पेक्ट होना जरूरी है. एंड दैट इटसेल्फ वाज अनदर एम ऑफ दिस टास्क फोर्स. थर्ड एम इस स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए यू नीड टू कोलैबोरेट विद द स्टेक होल्डर्स एट द इंडस्ट्री लेवल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनली जो आपकी पावर स्टेक होल्डर्स हैं उनके एक्सपर्टीज की भी जरूरत है और जो इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, उनके स्टेकवर्टीजनेस की भी जरूरत है, ताकि उनके एक्सपर्टीज को हम लोग करिकुलम में ला पाए और करिकुलम में लाने की वजह से उन्हें हम ट्रेन कर पाए और इस ट्रेनिंग की वजह से अल्टीमेटली इंडिया का इस सेक्शन में जो ग्रोथ है वो हम पुश कर पाए. दैट इज द अल्टीमेट गोल. एंड इन ऑल दिस एस्पेक्ट्स व्हाट वी वांट टू हैव कि इंडिया जो है, इंडिया शुड बी एन powerhouse of the AVGC industry. That's our biggest goal. Now let's talk about the potential. अब यहां पर टास्क फोर्स के ये पर्टिकुलर एम्स हैं, इंडिया ने टास्क फोर्स बना भी दिया, टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशंस दे भी दिए, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या है इस सेक्शन का पोटेंशियल.
So, according to some statistics or some recently provided data, India has the potential to capture 5% of the global market share in the AVGC by the year 2025. Now, please remember, ये जो 5% है, ये global market का है. It is a very huge share और ये जो worthiness है, that can be explored. और अगर हम लोग इस डिमांड को, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अगर हम लोग काटर कर पाएं, देन जो फंड्स हम लोग रियलाइज कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम लोग ला पाएंगे, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन अदर सेक्शंस आल्सो. Second point, इसके साथ साथ we can also increase employability. We can create around 1.6 lakh jobs annually. That is the extent of the employability in this field. And according to some reports provided by Richter, it has also been told कि इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है, it is expected to jump from 2.2 billion in value in the year 2021 to 7 billion by the year 2026. प्रोवाइडेड हम लोग स्पेसिफिक मेजर्स लें, प्रोवाइडेड हम उसे थ्रस्ट देते रहें. एट द सेम टाइम इंडिया की जो गेमर बेस है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टच 700 millions by the 2025. That means हमारे पास कंटेंट डेवलपर्स हैं और वैसे ही कंटेंट डेवलपर्स को और पोटेंशियल प्रोवाइड करना, इंक्यूबेशन देना, सपोर्ट देना, दैट इज सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टास्क फोर्स. अब देखते हैं कि इस टास्क फोर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे. द फर्स्ट चैलेंज इज विद रिस्पेक्ट टू टैलेंट डेवलपमेंट. एज वी डिस्कस, जब हमें मैन पावर की जरूरत है, जब हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, जब हमें एक्सपर्टीज की जरूरत है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज द टैलेंट डेवलपमेंट. आप टैलेंट डेवलपमेंट कैसे करोगे, कैसे आप इनकलकेट करोगे स्पेसिफिक टैलेंट्स को इनटू द करिकुलम, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन. और इसीलिए देयर हैज बीन रिकमेंडेशंस ऑफ क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि इस स्पेसिफिक एरिना में फोकस करेंगे और इस स्पेसिफिक एरिना से जरूरत जितने भी टैलेंट्स हैं उसको इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे इन दी करिकुलम. सेकेंड चैलेंज वाज रिगार्डिंग दी फाइनेंस. अब जब आप एवीजीसी की बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एट स्टेक. काफी सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हो रहे हैं और वो इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग हो रहे हैं. और इसीलिए इन सब के साथ कोप अप करने के लिए यू नीड टू हैव फाइनेंसेस. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल मोबिलिटी होना बहुत जरूरी है. दैट इज द सेकेंड चैलेंज बिफोर द टास्क फोर्स. The third challenge was the access to the global best practices. अगर इंडिया को पावर हाउस बनना है एवीजीसी सेक्टर का, सो इंडिया शुड बी अ पोटेंशियल पावर हाउस, इंडिया शुड बी एन पोटेंशियल चॉइस. और अगर इंडिया को एक पोटेंशियल चॉइस बनना है, सो इंडिया शुड इनकलकेट, इंडिया शुड बी बेटर इन कंपैरिजन टू द अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि ओवर द ग्लोब प्रैक्टिस कर रहे हैं. और अगर आपको बाकी के प्रैक्टिसेस से बेटर होना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड दोस प्रैक्टिसेस. तो कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू. So that is another challenge before the task force. And the fourth challenge is from building from the India for the world. So यहाँ पर अगर हम लोग कंटेंट डेवलपमेंट पे इतना फोकस कर रहे हैं, एवीजीसी सेक्शन में इतना फोकस कर रहे हैं, so India should be the powerhouse, India should be the manufacturer of the content for the entire world and for the India. Then India के जो सॉफ्ट पावर है, that we could cater. इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो हम लोग अपने जो टेंटिकल्स हैं वो और फैला सकते हैं, अपने जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं वो और फैला कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं. दैट इज आवर बिगर गोल. सो फार वी हैव सीन कि टास्क फोर्स क्यों बनाया गया था, टास्क फोर्स कैसे बनाया गया था, टास्क फोर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे. नाउ लेट्स सी कि टास्क फोर्स ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं. अब जितने भी रिकमेंडेशंस टास्क फोर्स ने दिए हैं, वी कैन क्लब इट अप इन 4 कैटेगरीज, विद द फर्स्ट वन बीइंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल एक्सेस. अगर हमें ग्लोबल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, ग्लोबल सेक्टर को अगर हमें कैप्चर करना है, देन वी नीड टू डेवलप द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इटसेल्फ. और इसीलिए देयर आर सम स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अंडर दिस एस्पेक्ट. द फर्स्ट पॉइंट टू नोट हियर इज कि हम एक नेशनल एवीजीसी एक्सआर मिशन प्रोवाइड करें, एक्सआर मिशन हम लोग लॉन्च करें विद एन बजट आउटले. ऐसा ना हो कि हम मिशन लॉन्च करें और वहां पर फाइनेंशियल मोबिलिटी ना हो. सो इट शुड बी एडेड विद अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल मोबिलिटी, ताकि इसकी जो एम्स हैं दैट इज टू प्रमोट एंड ग्रो द एवीजीसी सेक्टर, दैट कुड बी मेटलाइज्ड. सेकेंड पॉइंट इज टू हैव एंड क्रिएट इन इंडिया कैंपेन. जैसे हमारे पास मेक इन इंडिया कैंपेन है, सिमिलरली एक क्रिएट इन इंडिया कैंपेन भी हो जहां पर हम फोकस करें ऑन कंटेंट क्रिएशन इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड. सो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बट पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग कंटेंट क्रिएट करें. दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ क्रिएट इन इंडिया कैंपेन.
The third point is to have an international AVGC platform. अगर इंडिया को ग्लोबल हब बनना है then we should have international AVGC platform जहां पर हम लोग स्पेसिफिक गेमिंग एक्सपोज और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोज हम लोग लॉन्च करें ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड फेलोज हैं वो आए और वो अपने एक्सपर्टीज को शेयर कर पाए. And the fourth point here is to establish a national center of excellence. क्योंकि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, सो मैन पावर को ट्रेन करना भी जरूरी है, एंड फॉर दैट द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वुड बी देयर. Another target is developing talent ecosystem to realize the demographic dividend. Now we all know कि India जो है, India entered the demographic dividend stage way back in 2005 and it would be there still 2055. So we have around 50 years जहां पर हम लोग इस demographic dividend को explore कर पाएं और exploit कर पाएं. और इसीलिए द फर्स्ट पॉइंट हियर इसके हम लोग लीवरेज करें एनईपी, दैट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ताकि डेवलप कर पाए क्रिटिकल थिंकिंग को, क्योंकि जो एवीजीसी है, एवीजीसी सेक्शन पर्टिकुलर रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, तभी जाके आप कंटेंट क्रिएशन कर पाओगे फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड फॉर द इंडिया. एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि एवीजीसी से रिलेटेड कोर्स कंटेंट स्कूल लेवल्स में प्रोवाइड की जाए और उनकी जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है वीजीसी में वो भी हम इनकलकेट करें, और ये सब एस्पेक्ट्स को हम एनईपी के अंदर हमें डालना है. देन ओनली वी कैन इनकलकेट दोस एस्पेक्ट्स एंड देन ओनली वी कैन फ्लरिश द एम ऑफ इंडिया बीइंग द ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर. Second point is to have AVGC focus UG and PG courses. अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी जरूरत है, बट बिफोर हैविंग टू रियलाइज दिस यूजी एंड पीजी कोर्सेज, फर्स्ट क्या करना है हमें, फर्स्ट एनईपी में हमें क्रिटिकल थिंकिंग और जो जो क्वालिटीज हैं, फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो कि एवीजीसी के कोर्स से रिलेटेड हैं, उन्हें फर्स्ट इनकलकेट करना है. देन ओनली वी कैन गो और मूव ऑन टू हैविंग फोकस यूजी एंड पीजी कोर्सेज. थर्ड पॉइंट इज टू हैव 20 लाख स्किल प्रोफेशनल्स, क्योंकि एवीजी सेक्टर अगर आपको 5% ग्लोबल मार्केट का 5% अगर आपको कार्टर करना है, देन यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स, उन्हें ट्रेन करना भी जरूरी है. सो विद द डिमांड स्किलिंग इनिशिएटिव शुड ऑल्सो बी देयर, ताकि जब हम लोग कार्टर करें तो मैन पावर की कमी ना हो. द थर्ड सेक्शन ऑफ रिकमेंडेशंस जो कि इस कमिटी ने दिए हैं, जो कि इस टास्क फोर्स ने दिए हैं, दैट इज एनहांसिंग द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल वेबिलिटी फॉर द इंडिया एवीजीसी इंडस्ट्री. सो इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए द फर्स्ट पॉइंट इज टू डेमोक्रेटाइज, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल वेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकता. फॉर दैट प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप शुड बी देयर, और इसीलिए डेमोक्रेटाइज करना काफी जरूरी है. इसमें जो एमएसएमईज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्हें इनकलकेट करना, उन्हें एनहांस करना, उन्हें प्रमोट करना काफी जरूरी है. सेम टाइम एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहांस नहीं करेंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ चढ़कर नहीं आएंगे, एंड विदाउट द प्राइवेट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट पुश फॉरवर्ड दिस सेक्टर, दैट वुड बी एन फेलियर. और एट द सेम टाइम जो स्टार्टअप कल्चर है उसे भी इंक्यूबेट करने की जरूरत है, उसे भी हम सपोर्ट करने की जरूरत है. देन ओनली दिस एक्सपर्ट्स कुड बिकम द बिगर शार्क्स इन दिस सेक्शन. And the last section of the recommendations जो कि इस टास्क फोर्स ने दिए हैं, that is raising India's soft power through inclusive growth. अब अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए कंटेंट क्रिएट करती है, देन इंडिया सॉफ्ट पावर वुड आल्सो एक्सपैंड. और इसके लिए फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया टू हैव हमें स्किल्स टारगेट करना है और इंडस्ट्री आउटरीच टारगेट करना है फॉर पर्टिकुलर यूथ जो कि टायर 2 और टायर 3 के टाउन्स में हो. वी कैन नॉट अफोर्ड any kind of exclusion when we become an global power holder or global power creator. और इसीलिए inclusiveness should be in the basis of the change, should be in the fundamentals of the change जो कि हम लोग AVGC sections में करने वाले हैं. The same time जो local channel से हैं जो कि चिल्ड्रंस के लिए हैं, उन्हें भी हमें प्रमोट करना है, और उन चैनल्स में पर्टिकुलरली एवीजीसी सेक्शन से रिलेटेड जो कैरियर्स हैं, जो अवेयरनेस हैं, वो भी हमें प्रमोट करना है, ताकि ये जो बच्चे फ्यूचर के लीडर्स बनेंगे तो उन्हें बेसिक अवेयरनेस हो, उन्हें बेसिक इंटेलेक्चुअलिटी हो. दैट इज समथिंग अंडर दिस एस्पेक्ट. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन दी DNT. So यहाँ पर there is a lot of debate when it comes to DNT, and there is a scheme जो कि इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, that is the aspect of seed. So यहाँ पर let's start with the aspects of DNT, then move on करेंगे seed के ऊपर. So what is this DNT? DNT is an abbreviation of denotified
नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। और डीएनटीज जो है वो एक वनरेबल सेक्शन है और उनके सपोर्ट में काफी सारे स्कीम्स हैं, काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं। One such scheme is this SEED scheme. What is this? It is an abbreviation of Scheme for Economic Empowerment of DNTs, that is denotified nomadic and semi-nomadic tribes. अब ये जो कमिटीज हैं दे आर मोस्ट वनरेबल एंड डिप्राइव्ड। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रजीम के ड्यूरेशन में एक लॉ था जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, और इस कानून के बेसिस पर जो बच्चे जो कि इन कम्युनिटीज में पैदा होते थे उन्हें साथ साथ जन्म के साथ साथ ही उन्हें नोटिफाई कर दिया जाता था एज बोर्ड क्रिमिनल्स। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद इवन दो दिस एक्ट वाज रिपील्ड, बट जो कमिटीज हैं जिन्होंने एट्रोसिटीज फेस किए हैं, जिन्होंने डिप्रिवेशंस फेस किए ओवर द जनरेशंस, उन्हें हमें सेफगार्ड करने की जरूरत है, उन्हें प्रेफरेंस देने की जरूरत है। दैट इज व्हाई जो कमिटीज जो कि पहले नोटिफाई कर दिए जाते थे विद देयर बर्थ एज बॉर्न क्रिमिनल्स, उन्हें इंडिपेंडेंस के बाद वी स्टार्टेड टू टर्म देम एज डी नोटिफाइड। सो उन कम्युनिटीज को हम अभी डी नोटिफाइड कम्युनिटीज कहते हैं। अब ये जो डीनोटिफाइड कम्युनिटीज है इनमें कुछ कम्युनिटीज नोमैडिक भी हैं और कुछ कम्युनिटीज सेमी नोमैडिक भी हैं। सो व्हाट इज दिस नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज? सो ये वैसी कम्युनिटीज होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं rather than लिविंग इन वन प्लेस। सो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ लाइफ, और वो किसी एक जगह रहकर अपने लिविंग को स्टेशनरी नहीं बनाते। और हिस्टोरिकली जो है नोमैडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स नेवर हैड द एक्सेस टू द प्राइवेट लैंड और होम ओनरशिप। क्योंकि नोमैडिक्स इसीलिए क्योंकि वो स्टेशनरी लाइफ जीते नहीं थे, बट द सेम टाइम डिनोटिफाइड ट्राइब्स इसीलिए उनको एक्सेस नहीं मिलता था क्योंकि उन्हें जन्म के साथ साथ ही बॉर्न क्रिमिनल्स का टैग लगा दिया जाता था। और ये जो डीएनटीज हैं दे आर डाइवर्स ऑल्सो। उनमें कुछ कम्युनिटीज एससी हैं, कुछ कम्युनिटीज एसटीज हैं, कुछ ओबीसीज हैं, और कुछ जो हैं वो ऐसे कैटेगरीज है जो तीनों में कवर किए नहीं जाते। अब इंडिया में क्यों डीएनटीज इतना सिग्निफिकेंट है? बिकॉज साउथ एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन, और इनमें भी इंडिया रफली हैज 10% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक। और इसीलिए इंडिया में इन लोगों को सेफगार्ड करना, इन लोगों को राइट्स देना काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली गिवन डाटास, the number of denotified tribes जो कि इंडिया में है is around 150 and the population of nomadic tribes consists of around 500 different communities. So see how much diverse it is. Now over the years क्योंकि जितने भी atrocities और deprivations हुए हैं उसे mitigate करने के लिए, उसे whitewash करने के लिए काफी सारे committees बनाए गए हैं ताकि उनमें जो issues हैं उसे हम resolve कर पाएं। So for example there was this Criminal Tribes Inquiry Committee in 1947 जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में बनाया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस। देन Ananthasamyan Iyengar Committee of 1949 was also there. Kaka Kelgar Committee was also there. BP Mandal Committee, National Committee to Review the Working of Constitution. All these committees talked about DNTs one way or the other. अब कुछ ऐसे कमीशंस की बात करते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर डेवलपमेंट एफर्ट्स डाले हैं रिगार्डिंग द डीएनटीज, एंड द फर्स्ट कमीशन और कमिटी इन दैट रिगार्ड इज द नेशनल कमीशन फॉर डीएनटीज, abbreviated as NCDNT. Now NCDNT again was constituted way back in 2006, and ये जो है this committee was headed और under the chairmanship of Sridharam Renke, और इसीलिए हम लोग इसे रेंके कमीशन के नाम से भी जानते हैं, and it submitted its report way back in 2008. और रेंके कमीशन ने अपने रिपोर्ट में पर्टिकुलरली कहा that it is an irony that this tribe somehow escaped the attention of our constitutional makers also. संविधान जब बनाते वक्त हमने एससीज और एसटीज को भी सपोर्ट दिया है, बट दैट सपोर्ट इज नॉट सीन इन केस ऑफ डीएनटीज, और इसीलिए दैट स्पेसिफिक मेंशन हैज बीन देयर इन दिस कमिटीज और कमीशंस रिपोर्ट। At the same time, there is this Idate Commission also, which was constituted way back in 2015 under the chairmanship of Bhiku Ramji Idate. और इस कमीशन ने, इस कमिटी ने अपने रिपोर्ट में पर्टिकुलरली कहा कि हम कैसे इवेलुएट कर पाएं प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस कम्युनिटीज इन द स्टेट्स, और कैसे हम लोग रिकमेंडेशंस दे पाएं, कैसे एक स्पीयर हेडेड स्ट्रक्चर दे पाएं इन रिकमेंडेशंस को, कैसे एक स्पीयर हेडेड मूव ले पाएं टू सेफगार्ड और टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस कम्युनिटीज। दैट इज समथिंग जो कि इदते कमीशन ने दिया। और इन कमीशंस के बेसिस पर और बेसिक स्टेक होल्डर्स के बेसिस पर हमने काफी सारे स्कीम्स भी लॉन्च किए। वन सच स्कीम इज द डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटीज। सो इसके अंदर इट्स एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट मींस सेंटर जो है उन्होंने फ्रेम किया। द सेम टाइम द फंडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ
center and the state. So center for example 40% देगा तो state 60% देगा. So that is an collaboration जो कि centrally sponsored schemes में होते हैं and this scheme is a centrally sponsored scheme itself. और इसमें जो बच्चे हैं जो कि DNTs कम्युनिटीज के हैं तो उन बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की बात की गई है. एट द सेम टाइम देयर इज दिस नाना देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर द DNT बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि ये बाकी सोसाइटी से काफी वीक है, बाकी इंडियन सोसाइटी से काफी वीक और वनरेबल है और इसे सेफगार्ड करने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं है. तो इन्हें सेफगार्ड करने के लिए हॉस्टल्स बनाने की बात की गई है जहां पर हम इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर्स देने हैं. एट द सेम टाइम अगर इन्हें हाउसिंग की कमी है तो हाउसिंग इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि इस कमीशंस ने ओवर द इयर्स रिकमेंड किए हैं और ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स बनाए हैं. नाउ अनदर मेजर स्कीम जो कि इनके सपोर्ट में है इज द स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs नॉन एज सीड, जिसका जिक्र आज के आर्टिकल में भी किया गया है. नाउ दिस स्कीम इज वन ऑफ द मेजर स्कीम्स क्योंकि इट वाज लॉन्च्ड recently in February 2022 under the Ministry of Social Justice and Empowerment. That is why seed का जिक्र UPSC में भी आ सकता है. So please remember this is a very important scheme. Now this aims to provide free competitive exam coaching to the students जो कि DNT communities के हैं. उन्हें health insurance देने की बात की गई, उन्हें uplift करने की बात की. At the same time उन्हें livelihood initiatives देने की भी बात की गई है through financial assistance. और इसमें इसके लिए काफी सारे कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड प्रोफेशनल कोर्सेज, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना अंडर द PMJAY और उन्हें लाइवलीहुड और हाउसिंग प्रोवाइड करना अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना. सो काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि डिफरेंट एरिनास पे काम कर रहे हैं. उन इनिशिएटिव्स में वन ऑफ द नुएंसेस DNTs पे हो, दैट इज समथिंग जो कि सीड ने किया है और इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं. सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द स्कीम. द फर्स्ट फीचर हियर is to ensure an expenditure of around rupees 200 crores ताकि इनके डेवलपमेंट पे हम ज्यादा फोकस कर पाए और उसमें फाइनेंशियल मोबिलिटी ला पाए. एंड दैट इज फॉर another 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2021-2022. अब इसके साथ साथ एक बोर्ड बनाने की बात की गई है एब्रिवेटेड एज DBWDNCs, दैट इज डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT कम्युनिटीज, जो कि टास्क किया जाएगा फॉर पर्टिकुलर एक्सक्यूशन ऑफ द स्कीम ताकि यहां पर अगर कोई भी इश्यूज आए, कोई भी हर्डल्स आए तो एक हम लोग रिट्रेटिव मैकेनिज्म ला पाए और उसमें एनहांस करके या कोई भी मोबिलिटी लाके हर्डल्स को रिमूव कर पाए और उसमें एडेप्टेबिलिटी हम लोग लाएं और इसको मेटेरियलाइज करें. दैट इज बेसिक एम ऑफ दिस बोर्ड इटसेल्फ. एट द सेम टाइम यहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, यहां पर स्क्रूटिनी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एन ऑनलाइन पोर्टल हैज आल्सो बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ताकि एक सीमलेस रजिस्ट्रेशन हम लोग ला पाए और उसमें जो इंटरनेट है, इंटरनेट की यूसेज को हम लोग एक्सप्लोर कर पाए फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ दीज कम्युनिटीज. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ PMEAC. अब ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, दिस कमेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ द PMEAC और इसीलिए PMEAC को समझना काफी इंपॉर्टेंट है. Now all these aspects of this PMEAC, because of its importance, we have already discussed in our 27 December video, jahan par we haven't only concentrated on this EAC but also we have concentrated on the aspects of monetary policy and monetary policy committee. So please refer to this article, please refer to this video so that you have a very good understanding of this committee, you have very good understanding of this council, of its powers and of its role in the financial aspect. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of NCPCR. अब यहां पर NCPCR ने काफी सारे वार्निंग्स दिए हैं टू दी NGOs जो कि डिपिक्ट करते हैं वनरेबल चिल्ड्रंस को. नाउ रिसेंटली आप देखते होंगे कि जब भी आप YouTube खोलते हैं या जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, एड्स आते हैं काफी बार NGOs के कि फलाना फलाना लड़की जो है वो हार्म है, फलाना फलाना बच्ची जो है वो माल न्यूट्रिशन है, वो मरने वाली हैं और फंड रेसिंग के लिए उनके पिक्चर्स यूटिलाइज करते हैं. और इसके अगेंस्ट में NCPR ने यहाँ पर काफी सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं विद ड्यू वार्निंग्स टू दी NGOs कि वो ऐसे यूज नहीं कर सकते वनरेबल चिल्ड्रंस की इमेजेस को. So let's first understand the basic aspects of NCPCR. So what is this NCPCR? So NCPCR is a statutory body. Now again,
What do you mean by statutory body? So statutory body ऐसे body होते हैं या organization होते हैं that is formed by an act of parliament. So this has been formed as by an act of parliament. Which is that act? That act is the Commission for Protection of Child's Right, that is CPCR Act of 2005, and it was set up in the year 2007. Now this NCPCR is under the administrative control of Ministry of Women and Child Development. At the same time इसकी जो mandate है, that is to ensure that the all policies and laws and programs or all the administrative mechanisms are in consonance, are in line with the child's right पर्सपेक्टिव. सो जो चिल्ड्रंस के राइट्स हैं दैट इज समथिंग जो कि हमें सेफगार्ड करना है, और उनके पर्सपेक्टिव के साथ साथ ही उनके साथ कॉन्सोनेंस में होना चाहिए ऑल द लॉज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं. एंड दैट इज समथिंग जो कि हमारे संविधान में भी दिया गया है, एंड ऑल्सो इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड. दैट इज वाई इन दोनों डॉक्यूमेंट को हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस बॉडी. एट द सेम टाइम यहां पर सवाल ये भी आता है कि whom do you consider a child? एक चाइल्ड कौन होता है? तो चाइल्ड इज अ पर्सन दैट एजेस बिटवीन द एज ऑफ 0 एंड 18. सो 18 साल से छोटे जितने भी लोग हैं उन्हें हम लोग चिल्ड्रन कंसिडर करते हैं, और उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ही एनसीपीसीआर का फॉर्मेशन हुआ है. इसके साथ साथ इट हैज द पावर to inquire into the complaints regarding the child's right to free and compulsory education also under the Right to Education Act of the year 2009. At the same time वो implementation को भी monitor कर सकते हैं of POSCO, that is the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. So NCPR is a very important organization when it comes to the rights of the children, और इसीलिए NCPR जो है हर वक्त एक प्रोएक्टिव रोल शोकेस करता है, एक लीडरशिप रोल शोकेस करता है when it comes to the aspects of children in the country. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the submarines, जहां पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के बीच में डिफरेंसेस पूछा गया है. So please try to attempt this one. This is a very straightforward question. The second one is on the aspects of Interpol. Now again, both these questions are based on current affairs, so please attempt these questions. और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. As well as PPTs aspect, जो भी formations हैं, जो भी explanations हमने किए हैं, that also in the form of an PDF you would get in the video's description itself. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.